हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है के पाठ शब्दावली विश्वकोश थिसोरस परिचय और उपयोग, ये इसका हमने पार्ट 1 इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। विश्वकोश, इसके बारे में हमने पढ़ा था कल। तो विश्वकोश विश्व भर के जिसमें किसी भी विषय पर, विश्वकोश में किसी भी विषय पर पूरी तरीके से व्याख्या दी होती है। इसमें संसार के सभी मुख्य सब्जेक्ट जो विषय होते हैं उनके ऊपर बहुत ही डिटेल में लेख किया जाता है, चाहे वो ऐतिहासिक विवरण हो, उसका प्रयोग हो, उसके गुण दोष हो, इन सभी का वर्णन या विवेचन बहुत ही बड़ी संख्या में की जाती है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके उदाहरण, पृष्ठभूमि, चित्र आदि के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। विश्वकोश में किसी भी विषय, वस्तु आदि की प्रकृति, उसकी निर्माण प्रक्रिया, उसका प्रयोग, उसका विधि, शक्ति, स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। तो विश्वकोश अंग्रेजी भाषा में बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी ऑफ जनरल नॉलेज आदि नामों से अनेक प्रकार से विख्यात या बड़े विश्वकोश छपे हैं इसमें। यहाँ तक कि अब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री आदि प्रकार के विश्वकोशों का बहुत ज़्यादा प्रकाशन हो रहा है, जिनमें किसी विशिष्ट क्षेत्र के शब्दों की विस्तृत व्याख्या, परिभाषा आदि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं संकलित की गई हैं। अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार के अनेक सामान्य और विशेष विश्वकोश आजकल उपलब्ध हैं। हिंदी में भी अंग्रेजी के तर्ज पर अनेक रूपों एवं आकारों में विश्वकोशों का प्रकाशन हुआ है। इन्हें इतिहास कोश, चरित्र कोश, कथा कोश, पुराज्ञान कोश आदि शीर्षकों के अंतर्गत संकलित किया गया है। ये शीर्षक के अंतर्गत इसे बनाया गया है या निर्मित किया गया है। जनसंचार माध्यमों के तीव्र विकास ने जहां कोशों के प्रचलित रूप में बुनियादी परिवर्तन ला दिया है, वहीं इन क्षेत्रों में प्रयुक्त नई शब्दावली को केंद्रित करके कई विश्वकोश भी प्रकाशित किए गए हैं। जैसे अशोक गुप्त द्वारा निर्मित हिंदी पत्रकारिता संदर्भ कोश, डॉक्टर राम प्रकाश और डॉक्टर सुधींद्र कुमार के दो लोगों ने मिलकर बनाया था। ये थे डॉक्टर राम प्रकाश और डॉक्टर सुधींद्र कुमार के संयुक्त संपादन में संकलित पत्रकारिता संदर्भ कोश, विष्णु पंकज द्वारा संपादित साक्षात्कार कोश, प्रताप नारायण टंडन का वृहत हिंदी पत्रकारिता कोश आदि। प्रोफेसर रमेश जैन द्वारा संपादित एवं नेशनल पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित जनसंचार विश्वकोश ऐसा ही कोश है जिसे हिंदी का पहला जनसंचार कोश माना जाता है। इसमें जनसंचार क्षेत्र से जुड़े हुए विविध विधाओं यानी कानूनों के पारिभाषिक शब्दों का शोधपूर्ण एवं तथ्यात्मक विवेचन किया जाता है। तो विश्वकोश में हमने कितने उदाहरण देखे, डिक्शनरी ऑफ जनरल नॉलेज आदि नामों से कितने ही सारे विश्वकोश छपे हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री आदि कई नामों से बहुत सारे विश्वकोश प्रकाशित किए गए हैं, पब्लिश किए गए हैं। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के जो शब्द होते हैं उसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी दी हुई रहती है, उसकी व्याख्या की गई होती है, उसकी परिभाषा, और उसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं सब इसमें संकलित किया गया है। अंग्रेजी भाषा में भी इसी प्रकार से बहुत सारे विश्वकोश प्रसिद्ध है। तो हिंदी में भी
अंग्रेजी की तर्ज पर अनेक रूपों और आकारों में विश्वकोश का प्रकाशन किया गया है। इन्हें किसके अंतर्गत इसे किसके शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है? तो वो है इतिहास कोश, चरित्र कोश, कथा कोश, पुराजान्य कोश। और हम देखते हैं कि जनसंचार माध्यम के लिए भी, जनसंचार के लिए भी तीव्र विकास हो, बहुत ही तीव्रता के साथ उसका विकास हो, तो उसमें परिवर्तन लाने के लिए भी इन विश्वकोशों का महत्वपूर्ण योगदान है। अशोक गुप्त, जैसे देखते हम, अशोक गुप्त द्वारा निर्मित हिंदी पत्रकारिता संदर्भ कोश डॉक्टर राम प्रकाश और सुधींद्र कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से अशोक गुप्ता द्वारा निर्मित हिंदी पत्रकारिता संदर्भ कोश नाम है ये, जिसको निर्मित किया अशोक गुप्ता ने। वही राम प्रकाश और डॉक्टर सुधींद्र कुमार के दोनों के मिलने से या दोनों ने मिलकर जो कोश निर्मित किया है वो है पत्रकारिता संदर्भ कोश। विष्णु पंकज द्वारा संपादित है साक्षात्कार कोश। वही प्रताप नारायण टंडन का बृहत हिंदी पत्रकारिता कोश। ये सारे कई उदाहरण दिए गए हैं, इनके द्वारा ये निर्मित किया गया है। प्रोफेसर जैन द्वारा संपादित एवं नेशनल पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित जनसंचार विश्वकोश ही ऐसा कोश है जिसे हिंदी का पहला जनसंचार कोश माना जाता है। पहला जनसंचार कोश माना जाने वाला ये लिखा गया है प्रोफेसर रमेश जैन के द्वारा, जिसका नाम है नेशनल पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित किया गया इसे जनसंचार विश्वकोश। नेक्स्ट देखते हैं हम, इस कोश में शब्दों को निम्नलिखित प्रकार से संकलित किया गया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया इनकार्टा एवं एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना आदि ऐसे ही बहुत चर्चित विश्वकोश है। ये सारे विश्वकोश के नाम दिए गए हैं जिनका कई खंडों में प्रकाशन किया गया है, कई सेक्शन में इनका डिवाइड किया गया है। इनकी विशद यानी लोकप्रियता बहुत ही प्रचलित है, बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय है एवं ज्ञानवर्धक उपयोगिता से बेहद प्रभावित होकर सबसे पहले भारतीय कोशकार डॉक्टर नगेंद्र नाथ बसु ने कई वर्षों के अथक प्रयास से 25 खंडों में विभाजित हिंदी विश्वकोश का निर्माण एवं प्रकाशन किया। तो इन सभी विश्वकोशों से प्रेरित होकर भारतीय कोशकार जिसका नाम है डॉक्टर नगेंद्र नाथ बसु ने कई वर्षों के अथक प्रयास, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत से 25 खंडों में 25 सेक्शन में डिवाइड किया गया है इस कोश को, जिसका नाम है हिंदी विश्वकोश। तदनंतर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, भगवत शरण उपाध्याय आदि विद्वानों के संयुक्त परिश्रम से 12 खंडों में विभाजित एक अन्य हिंदी विश्वकोश का प्रकाशन भी हुआ है। सेकंड है ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और भगवत शरण उपाध्याय दोनों ने संयुक्त रूप से एक साथ मिलकर परिश्रम करके 12 सेक्शन में जिसे डिवाइड किया है वो हिंदी विश्वकोश 12 खंडों में ये विभाजित किया है। हिंदी विश्वकोश इसका निर्माण किया है, इसका प्रकाशन किया है। यहाँ चित्र में भारतीय दर्शन से जुड़े एक विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलोसॉफीज को दर्शाया गया है, जिसमें भारतीय दर्शन से संबंध सभी उपलब्ध जानकारियों को संकलित किया गया है। भारतीय दर्शन से संबंधित जितने भी जानकारी है सभी को इसमें रखा गया है। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि शब्द और कोश और विश्वकोश में क्या अंतर है। दरअसल सामान्य शब्दकोश के केंद्र में शब्द होते हैं, किंतु विश्वकोश के केंद्र में विषय का पूर्ण विवेचन निहित होता है। ये लाइन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी होगी कि शब्दकोश में जो सेंटर होता है वो शब्द होते हैं और विश्वकोश में जो केंद्र विषय होता है वो केंद्र में विषय का पूरी तरीके से विवेचन या पूरी तरीके से व्याख्या के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। यही कारण है कि विश्वकोश में संसार के सभी मुख्य विषयों पर विस्तृत लेख, उनके ऐतिहासिक विवरण, प्रयोग, गुण, दोष आदि का विशद विवेचन प्रस्तुत किया जाता है।
इसके अतिरिक्त उस विषय से जुड़े दृष्टांत, उद्धरण, पृष्ठभूमि तथा चित्रादि भी प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि विषय को पूर्णतः स्पष्ट किया जा सके। इस प्रकार विश्वकोश में किसी विषय, वस्तु आदि की प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया, प्रयोग, विधि, शक्ति, स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, जबकि शब्दकोश में शब्दों के उच्चारण, वर्तनी, व्युत्पत्ति, व्याकरणिक रूप, वर्ण परिवर्तन, रूप भेद, अर्थ, व्याख्या, पर्याय, प्रयोग आदि को स्पष्ट किया जाता है। तो विश्वकोश में संसार के सभी मुख्य सब्जेक्ट, सभी मुख्य विषयों से रिलेटेड उसके बारे में बहुत ही डिटेल से लेख लिखा जाता है, ऐतिहासिक विवरण दिया रहता है, उसके गुण दोषों को बताया जाता है, उसमें उस विषय से जो जो जुड़े दृष्टांत हैं, उद्धरण हैं। उद्धरण कहने का मतलब है कि जिसे हम बार बार पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए रिपीट किया जाता है। पृष्ठभूमि, चित्र आदि भी प्रस्तुत किए जाते हैं, चित्र आदि के द्वारा भी इसे प्रस्तुत किया जाता है और उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाता है, स्पष्ट किया जा सके ताकि पढ़ने वाले को। इस प्रकार विश्वकोश में हम देखते हैं कि किसी भी विषय, वस्तु आदि की प्रकृति हो, निर्माण प्रक्रिया हो, प्रयोग हो, शक्ति हो, विधि हो, उसका स्वरूप हो, हर एक चीज़ों को लेकर विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। वही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो शब्दकोश में क्या क्या देखते हैं कि शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाएगा, वर्तनी, उसको हिज्जा कैसे किया जाएगा, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, व्याकरण में उसका प्रयोग कैसे करते हैं, वर्ण परिवर्तन कैसे होता है, क्या उसके भेद है, अर्थ है, व्याख्या किया जाएगा, पर्याय, समानार्थी शब्द भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इसका परिचय और उपयोग। शब्दों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी जैसे हिज्जे, अर्थ, उच्चारण, उत्पत्ति आदि के लिए प्रधान सूत्र और साधन शब्दकोश से ही होते हैं। विश्वकोश से शब्दकोश इस अर्थ में भिन्न होता है कि विश्वकोश में किसी वस्तु के विषय में जानकारी दी होती है। आधुनिक बृहद शब्दकोशों की भी यह एक विशेषता मानी जाती है कि वे शब्दों के बारे में तो सूचित करते ही हैं, अक्सर विश्वकोशों के समान संबंधित वस्तु के विषय में भी बताते हैं। इस प्रकार एक अच्छा शब्दकोश दो प्रकार के संदर्भ ग्रंथों यानी विश्वकोश और शब्दकोश का काम देता है। तो शब्दों के संबंध में हम जानते हैं कि कोई भी जानकारी उसके बारे में लेनी हो कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसको उच्चारण कैसे किया जाता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसके लिए हम शब्दकोश का इस्तेमाल करते हैं। और विश्वकोश में किसी भी विषय के रूप में, किसी भी विषय वस्तु के रूप में बहुत ही विस्तार पूर्वक डिटेल में जानकारी दी हुई रहती है। अगर हम शब्दकोश की एक और विशेषता देखें तो वो उसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ शब्दों के बारे में डिटेल में दिया रहता है और अक्सर हम देखते हैं कि विश्वकोश से संबंधित कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इसमें अर्थ दिए हुए रहते हैं। तो ये दोनों तरह का लगभग काम करता है। विद्यार्थी अवस्था से लेकर अंतकाल तक शब्दकोश ही एक ऐसा ग्रंथ है जो कभी भी अनुपयोगी नहीं होता। इसलिए अब पाश्चात्य देशों में शब्दकोशों के विश्वकोश रूप में पर तरह तरह के परिशिष्ट और चित्र आदि देकर निखार पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है और उनके नाम में भी विश्वकोश या विश्वकोश संबंधी शब्द जैसे एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी जोड़े जाने लगे हैं। यही कारण है कि विदेशों में प्रकाशित शब्दकोश शब्दों के अर्थ जानने के अलावा अन्य प्रकार की सूचनाओं के लिए भी उपयोगी बन जाते हैं। जिस शब्दकोशों में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने और उनकी प्राचीनता का प्रमाण देने के लिए उद्धरण भी दिए जाते हैं, उनका उपयोग किसी उद्धरण का सूत्र मालूम करने के लिए भी किया जाता है। कुछ शब्दकोशों में हम देखते हैं प्रसिद्ध विद्वान हो, लेख हो, राजनीतिज्ञ हो, इन सभी से भी संबंधित उसमें जानकारी, उन शब्दों की जानकारी दी गई होती है। तो हम देखते हैं कि विद्यार्थी जीवन, एक विद्यार्थी होने के बावजूद उसके बाद भी जब हम बहुत ज़्यादा एजेड हो जाएंगे तब भी शब्दकोश एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी पुस्तक है जो हमेशा काम आएगा। कभी भी उसका ऐसा नहीं होता कि उसका उपयोग हम नहीं करते हैं। जीवन के हर पड़ाव पर
ये शब्दकोश हमेशा हमारे काम आता है। तो शब्दकोश, विश्वकोश, ये दोनों हमारे लाइफ में, ज़िंदगी में, जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें चित्र आदि को देखकर हमारा ध्यान और भी ज़्यादा आकर्षित होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि चित्रों के माध्यम से हम चीज़ों को और ज़्यादा जल्दी समझते हैं और ज़्यादा डीप में समझ सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि विश्वकोश या विश्वकोश संबंधी शब्द एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरीज में जोड़े जाने लगे हैं। यही कारण है कि विदेशों में भी जो शब्दकोश या विश्वकोश प्रकाशित होते हैं, उन शब्दों के अर्थ जानने के अलावा अन्य प्रकार की भी सूचनाएं इसमें दी हुई रहती हैं। शब्दकोशों में शब्दों का अर्थ और भी ज़्यादा स्पष्ट करके दिया रहता है और ये प्रूव्ड यानी प्रमाणित रूप से भी इसका प्रमाण किया हुआ रहता है, तभी ये हमारे सामने प्रकाशित होकर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्वानों, लेखकों, राजनीतिज्ञों आदि के उदाहरण भी शब्दों के अर्थ के साथ दिए रहते हैं, मतलब रिपीट किया जाता है ये। इस प्रकार किसी स्वतंत्र उदाहरण कोश के अभाव में इस प्रकार के शब्दकोश बहुत उपयोगी बन जाते हैं। मगर शब्दकोश तैयार करने और उसे मुद्रण में प्रकाशन, मुद्रण यानी स्टैंप लगना, सील लगना में प्रकाशक और लेखक से जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है, वह भारत में प्रकाशित किसी भाषा के शब्दकोश में शायद ही देखने को मिलती है। कभी कभी प्रकाशक होते हैं वो क्या करते हैं कि योग्य व्यक्तियों को थोड़ा सा पारिश्रमिक देकर शब्दकोश तैयार करा लेते हैं और फिर बिना परीक्षण कराए उसे ज्यों का त्यों छाप देते हैं। यह भी देखा गया है कि प्रकाशक नए संस्करण के नाम पर पुराना संस्करण ही बिना किसी संशोधन या परिवर्धन के छाप देते हैं। इस कारण पिछले संस्करण में रह गई भूलों का संशोधन तथा कथित नए संस्करण में भी नहीं हो पाता है संस्करण, और न ही उसमें भाषा में प्रचलित हो चुके नए शब्दों का समावेश हो पाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कई बार लोग प्रॉफिट कमाने के कारण, लाभ कमाने के चलते जो ओल्ड एडिशन है, जो पुराना संस्करण है, उसी को नए संस्करण का नाम देकर छाप देते हैं। थोड़ा सा वो योग्य व्यक्ति को पारिश्रमिक देकर, पारिश्रमिक कहने का मतलब है उसे वेतन देकर, पैसे देकर, सैलरी के रूप में पैसे देकर सैलरी देते हैं और उनसे वो काम करवाते हैं, और उन शब्दों के बाद वो उसे पढ़कर परीक्षण भी नहीं करते हैं। जैसे उसके सामने उसे प्रस्तुत किया गया, वो भी ज्यों का त्यों उठा के उसको वैसे ही छाप देते हैं। और यह भी देखा गया है कि प्रकाशक कितनी बार ऐसा करते हैं कि नए संस्करण के नाम पर पुराना संस्करण यानी न्यू एडिशन की जगह ओल्ड एडिशन को ही पकड़ा देते हैं, और इसमें संशोधन भी नहीं किया रहता। कोई शब्द के अर्थ, जो नए नए शब्द आ रहे हैं उसको अपडेट भी नहीं किया रहता, सुधारा भी नहीं जाता और न्यू एडिशन देकर बेचा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। कई बार ऐसी भूल लोग करते हैं, ज़्यादातर कि सील भी नहीं लगा, प्रॉफिट कमाने के कारण लोग ऐसा करते हैं। किसी भी शब्दकोश की उपयोगिता जानने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त भाषा को परखा जाए। कुछ ऐसे भी शब्दकोश प्रकाशित हुए हैं जिनका उद्देश्य किसी एक काल या युग के शब्दों के अर्थ देना है। इसलिए वर्तमान काल की भाषा के शब्दों के लिए मध्यकालीन या वैदिक काल की भाषा को ज़्यादातर हम देखते हैं उसके अर्थ को उपयोग नहीं होगा। अभी के समय में वैदिक काल, मध्यकालीन जो बीत चुका है, जो पुराने समय में जो शब्द प्रयोग किए जा रहे थे, जो शब्दकोश प्रकाशित किए गए थे, जो पब्लिश किए गए थे शब्दकोश, उसमें उसी काल से संबंधित शब्दों के अर्थ दिए रहते हैं। और अभी जो करंट में, अभी जो समय, आधुनिक समय में इन सभी का उतना उपयोग नहीं किया जाता है, उनकी भाषा का उतना उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर प्राचीन ऐतिहासिक काल के शब्दों के अर्थ जानने के लिए अधुनातन भाषा का शब्दकोश देखे तो यह उसकी भूल होगी, उसे अपेक्षित सूचना नहीं मिल पाएगी। अगर आज के डिक्शनरी में
आज के शब्दकोश में आप पुराने शब्दों को, जैसे जो मध्यकालीन से संबंधित हो या वैदिक काल से, धर्मों से रिलेटेड जो शब्द हो, वो अधिकतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप देखते भी हैं तो ये आपकी थोड़ी भूल होगी, क्योंकि उसमें सूचना का अभाव होगा। कुछ प्रकाशक अपने शब्दकोश के प्रचार के लिए शब्द संख्या की घोषणा भी करते हैं, पर यह बहुत भ्रामक है। इससे यह पता नहीं चलता कि शब्दों की संख्या किस प्रकार आकी गई है। घोषित या प्रचारित शब्द संख्या में केवल कुल या मुख्य शब्दों को ही शामिल किया गया है या मुख्य शब्दों के अन्य रूपों को भी गिना गया है। मसलन कहने का मतलब, उदाहरण के रूप में एक आदर्श शब्दकोश में पिच, पिछलगा, पिछलगी और पिछलगू को केवल एक शब्द ही गिना जाएगा, पर कुछ प्रकाशक पिच जैसे कुछ अन्य शब्दों से निकले रूपों को भी शब्दों की संख्या में शामिल करके शब्द संख्या भ्रमात्मक रूप से बढ़ाकर प्रचारित करते हैं। शब्दों के संबंध में यह भी देखना चाहिए कि कोश में किस प्रकार के शब्द लिए गए हैं। उसमें बोली और भाषा के शब्दों के साथ ही प्रचलित और वैज्ञानिक शब्द भी शामिल किए गए हैं या नहीं। तो इसमें कहा गया है कि कुछ प्रकाशक ऐसा करते हैं, कुछ पब्लिशर ऐसे होते हैं जो डिक्शनरी को पब्लिश करते समय, प्रकाशित करते समय यह भी हमें जानकारी देते हैं कि इसमें इतना पेज है या इनमें इतने शब्दों की संख्या है, 10,000 है, 1,00,000 है, इतने शब्दों की जानकारी आपको इस डिक्शनरी से होती है। लेकिन इस डिक्शनरी से हम ये नहीं पहचान सकते कि ये शब्दों को किस प्रकार से काउंट करते हैं, उनके नंबर्स को किस प्रकार से काउंट करते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि एक आदर्श शब्दकोश में जो ये 4 वर्ड है, 4 शब्द है, पिच, पिछलगा, पिछलगी और पिछलगू, इसमें इसे 4 बार भी गिना जाता है और इसे 1 बार भी गिना जाता है। तो कुछ लोग एक वर्ड, जैसे पिच से ही यह सारे वर्ड बने हैं, तो पिच को भी मुख्य शब्द मानने के अलावा ये चारों शब्द को वो नंबर्स के रूप में काउंट करते हैं और लोगों में ये भ्रम फैलाते हैं कि बहुत ज़्यादा शब्दों का अर्थ इसमें दिया गया है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसमें बोली और उपभाषा के शब्दों के साथ ही प्रचलित और वैज्ञानिक शब्द भी शामिल किए गए हैं या नहीं। हमें ये भी देखना है कि इसकी जो बोली क्या है, उपभाषा के शब्दों के साथ ही इसमें प्रचलित वैज्ञानिक जो शब्द है वो भी शामिल किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। यह भी देखना चाहिए कि कोश में हर शब्द का विवेचन, निरूपण किस प्रकार किया गया हो, किस प्रकार से वो कोश में इसकी व्याख्या की गई है। मसलन यानी उदाहरण के तौर पर शब्द के हिज्जे शुद्ध है या अशुद्ध हिज्जे के चयन में किन सिद्धांतों को अपनाया गया है। हमें हिज्जे या वर्तनी का शुद्ध रूप सही तरीके से उसको प्रयोग करना और गलत तरीके से प्रयोग करना, किस प्रकार से चयन किया गया है, किन सिद्धांतों पर उन शब्दों को प्रस्तुत किया गया है और जो उसके सिद्धांत हैं उनको अपनाया गया है या नहीं। शब्दों के बहुवचन, क्रिया रूप, कृदंत आदि भी दिए गए हैं या नहीं। शब्दों का उच्चारण दिया गया है या नहीं। यह उच्चारण देने के लिए जो नियम अपनाया गया है वह यथातथ्य और स्पष्ट है कि नहीं। तो जो चीज़ें भी अपनाई गई है, चाहे वो हिज्जे को लेकर हो, शब्दों के बहुवचन से रिलेटेड हो, क्रिया से रिलेटेड हो, कृदंत से रिलेटेड हो या शब्दों के उच्चारण से रिलेटेड हो, इन सभी नियम तो अपनाए, जो भी इसके नियम है उसको अपनाया गया है नहीं या अपनाया गया है तो स्पष्ट रूप से अपनाया गया है या नहीं। नेक्स्ट, शब्द का इतिहास दिया गया है या नहीं। किसी शब्द के अर्थ में समय समय पर जो परिवर्तन हुए हैं या होते रहे हैं उनका उल्लेख है या नहीं। शब्द की परिभाषा स्पष्ट, सही और उपयुक्त है या नहीं। कठिन शब्दों का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट करने के लिए उदाहरण और उद्धरण दिए गए हैं या नहीं। उद्धरण किस रूप में दिए गए हैं या उद्धरणों का सही संदर्भ दिया गया है या नहीं। क्या संदर्भ कालक्रम से रखे गए हैं और हर एक के साथ समय दिया गया है ताकि शब्द विशेष का इतिहास भी मालूम हो सके कि ये शब्द कितना पुराना है। क्या शब्द के साथ उसका परिचय जैसे स्तरीय, अप्रचलित, बोलचाल संबंधी आदि दिया गया है या नहीं।
शब्द के पर्यायवाची और विलोम भी दिए गए हैं या नहीं, शब्द के साथ विश्वकोश के समान सूचना दी गई है या नहीं। तो उसमें हम देखें कि उसे इतिहास की जानकारी दी गई है नहीं, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, अगर परिवर्तन हुआ है तो उसका उल्लेख किया गया है या नहीं, उसका डिफ़ाइन कैसे किया गया, उसकी परिभाषा कैसे की गई है, सही उसका उपयोग किया गया है या नहीं, कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं या नहीं, उसको परिभाषित किया गया है नहीं, कालक्रम के अनुसार जैसे जैसे शब्द में परिवर्तन होता है वैसे समय के अनुसार उसमें बदलाव आए हैं या नहीं आए हैं, उसकी बोलचाल उसकी जो अप्रचलित स्तरीय उसका परिचय दिया गया है या नहीं, या शब्द से रिलेटेड जो पर्यायवाची या विलोम होते हैं वो दिया गया है या नहीं, और शब्द के साथ साथ विश्वकोश के समान ही सूचना दी गई है या नहीं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। यूरोपीय भाषाओं के अच्छे शब्दकोशों में आमतौर पर शब्दों की परिभाषा या समानार्थी शब्दों के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण और उपयोगी सूचनाएं भी दी रहती हैं। इस प्रकार के बड़े शब्दकोशों में कुछ सूचनाएं विश्वकोश की शैली में होती है, कुछ शब्दकोश में उदाहरण भी खूब दिए रहते हैं जिनका उपयोग विदेशी उदाहरण कोश के पूरक के रूप में किया जा सकता है। कुछ शब्दकोशों में अप्रचलित शब्द और स्थानीय प्रयोग में आने वाले शब्द अलग से दिए रहते हैं, इसलिए स्थानीय इतिहास, आचार विचार, लोक व्यवहार आदि की थोड़ी बहुत जानकारी के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि किन किन चीज़ों से रिलेटेड इसमें उदाहरण के तौर पर दिया गया है, बताया गया है। अब आता है हिंदी का विश्वकोश। ये क्या होता है? तो इंटरनेट पर हिंदी का विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया भी उपलब्ध है। ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक नागरी प्रचारिणी सभा ने तैयार की है। किसने? नागरी प्रचारिणी सभा। विश्वकोश को तैयार करने में इनका हाथ है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित किया है। यदि आप कार्य शब्द तलाश रहे हैं तो भारत कोश नामक पोर्टल को जरूर देखें। इसका उद्देश्य भारत के संबंध में हिंदी में एक समग्र ज्ञान कोश उपलब्ध कराना है। इंटरनेट पर हिंदी का विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया भी उपलब्ध है। ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्थाओं में एक नगर प्रचारिणी सभा में दिया गया। सेम लाइन यहाँ रिपीट किया गया है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित कराने में सहायता की है। तो नागरी प्रचारिणी सभा ये संस्था है जिसमें विश्वकोश की सबसे पुरानी संस्थाओं में से ये एक है। विश्व की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है, वो है नागरी प्रचारिणी सभा। अब केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है वो आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित करने में, इंटरनेट पर लाने में सहयोग दिया है। और अगर हम कोई कार्य से रिलेटेड कोई शब्द की जानकारी चाहते हैं तो वो हम भारत कोश नामक पोर्टल में जाकर देख सकते हैं। इसका उद्देश्य भारत के संबंध में हिंदी की एक समग्र ज्ञान कोश को हमारे सामने उपलब्ध कराना है। इसमें देखते कैसे अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर विश्वकोश है, जैसे गृह विज्ञान विश्वकोश, सामाजिक विज्ञान हिंदी विश्वकोश, मराठी विश्वकोश, हिंदू धर्म विश्वकोश। तो ये सारे के अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।